बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हम जो है अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे द एआई एजेंट फैक्ट्री के नाम से जो हमारी बुक है। इसके हमने तकरीबन 6 से 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में इसका ओवरव्यू देख लिया था इस बुक का कि भाई हमारा जो पार्ट 1 है, ये जो है ये वाला हिस्सा ये हम पढ़ चुके थे। इसका ओवरव्यू जो लिखा हुआ है पार्ट 1 का, इसके अंदर जो है अपने 7 चैप्टर्स हैं। इस चीज़ के बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ था, तो ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तकरीबन आप यहाँ देख सकते हैं 7 चैप्टर्स है, तो इसका मतलब एक तरीके से समरी लिखी हुई थी कि इन चैप्टर्स के अंदर आखिरकार है क्या, इस पार्ट के अंदर है क्या। तो ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है सबसे पहला स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1, द एआई एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम। इस चैप्टर का भी ओवरव्यू पढ़ लिया था। इसके ओवरव्यू में क्या था, इसके ओवरव्यू में जो इस चैप्टर के अंदर है सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर ये कवर थे। इसका ओवरव्यू था इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसको इन दो चीज़ों को लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और इसके अलावा हम जो है बुक की फंक्शनैलिटी चेक कर चुके हैं कि बुक क्या क्या काम कर सकती है। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम ये वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम हैं अपनी एआई एजेंट फैक्ट्री बुक में। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये द एआई एजेंट फैक्ट्री इस बुक का नाम है। यहाँ आकर ये पेन यूनिवर्सिटी की बुक है। यहाँ आकर मैंने इसको क्लिक किया स्टार्ट रीडिंग पर। यहाँ आने के बाद मैं जो है पार्ट 1 जनरल एजेंट्स फाउंडेशंस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 पर क्लिक करूँगा और इसके बाद द 2025 इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड द एजेंट मैच्योरिटी मॉडल, इस पर मैं करता हूँ क्लिक। और यहाँ आकर आप देख सकते हैं ये जो है आज की इस वीडियो में हम इसको पढ़ने वाले हैं। इस पूरे इंशाअल्लाह करीम इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ये वाले टॉपिक को। फिर आइंदा वाली वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर दें। तो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि इसको आप डायरेक्ट पढ़ें और इसको समझें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस बुक की हेल्प लेकर पढ़ें। बुक की हेल्प लेकर मैंने आपको बताया था किस तरीके से पढ़ना है, कि आपको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको जो है सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया। उसके बाद इसी के एजेंट से आस्क कर लें, इसी के एजेंट से मालूम कर लें कि भाई इसके बारे में हमें बताओ। और यहाँ आकर आप डायरेक्ट भी चैट जीपीटी की तरह जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो इसने बता दिया ये। एक तो ये तरीका हो गया, 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। तीसरा तरीका है इसको कॉपी करके अपने चैट जीपीटी पे आओ और उसको बोलो कि भाई मुझे समझाओ। तो 3 तरीके हैं कम से कम जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं। तो मैं जो है आपको किस तरीके से समझाने वाला हूँ, मैं है आपको डायरेक्ट भी समझाऊंगा और चैट जीपीटी की मदद लेकर भी समझाऊंगा, ताकि आपको भी समझ आ सके कि हम इसको बआसानी किस तरीके से समझ सकते हैं और इसको हम बुक के ज़रिए भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है सारा का सारा चैट जीपीटी से ही समझे, ऐसा भी नहीं है। हम जो है दोनों तरफ देखेंगे, क्योंकि जो है चैट जीपीटी बहुत सारी चीज़ें रोक देता है, नहीं समझाता, जो कि हमारे लिए समझना ज़रूरी होती है। लेकिन आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो ज़रूर आपको समझाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है पहले ही इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है चैट जीपीटी को। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया हुआ था कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। हमने जो है प्रोजेक्ट बनाया था लर्निंग द बुक के नाम से। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो है एक टैब ओपन किया हुआ है, चैट ओपन की हुई है और इसके अंदर जो है मैंने सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ का कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया। कॉपी जो है मैंने यहाँ से किया है, इसको कॉपी करने से पूरा का पूरा जो है इसका टेक्स्ट कॉपी हो चुका था और मैंने इसको लाके पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और मैंने इसको जो है कमांड दी है कि मुझे जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है कोर कॉन्सेप्ट वो पहले समझाना। तो इसने जो है ऊपर ऊपर मेन कॉन्सेप्ट रखे। अच्छा, एक और आपको मैं बात बता दूं कि मैं डायरेक्ट इससे नहीं समझ रहा। मैंने जो है पहले खुद पढ़ा है। खुद कहाँ तक पढ़ा है, तकरीबन मैंने इसको पूरा पढ़ा है, ठीक है। और मुझे जो है बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद जो है मैंने कॉपी करके चैट जीपीटी को दिया है, ताकि जो है जो इसमें पॉइंट्स है वो मेरे सामने आ सके, ताकि मेरी जो है रिपीटेशन हो सके, रिवीजन हो सके। तो ये एक तरीक़ेकार है इसको पढ़ने का।
अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ें, नहीं आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट जो है पहले ऊपर ऊपर रख लिए हैं, लेकिन इस पे आने से पहले मैं आपको पहले इसका जो सबसे पहला टॉपिक है ये यहीं से समझाना चाहूँगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं यू हैव सीन द हेडलाइंस, कि आप जो है हेडलाइन देख चुके होंगे। क्या हेडलाइंस? कि भाई एआई विल राइट ऑल द कोड, मतलब कि एआई सारा कोड लिख देगा। द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग एज वी नो इट, एवरी डेवलपर नीड्स टू लर्न एआई और गेट लेफ्ट बिहाइंड। इट्स इजी टू डिसमिस दिस as hype, another cycle of breathless predictions that fizzle into disappointment। तो ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं, हेडलाइंस चल रही है कि भाई एआई जो है सारा कोड लिख देगा। ये प्रोग्रामिंग का एंड चल रहा है अगर हम इसको समझे तो, क्योंकि हर डेवलपर को ज़रूरत है एआई को सीखने की। अगर सीखता है तो ठीक है, नहीं तो पीछे रह जाए। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आप एआई को नहीं सीखोगे, अगर आप एआई को अपनी वर्किंग में, अपनी लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ये इजी है इसको डिसमिस कर देना, मतलब आप इसको जो है डिसमिस कर सकते हो ऐसा हाइप के जरिए। मिसाल के तौर पे कि एक हाइप चल रही है एआई को इस्तेमाल करने की, अगर ये आप इसको हाइप ही समझते हो कि भाई ये ऐसे ही है, ये लोग जो ऐसे ही पागल हो रहे हैं एआई के पीछे, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो फिर आप जो है पीछे रह जाओगे और मायूस हो जाओगे। तो इस पार्ट का जो है अपनी तरफ से मैंने आपको मफहूम बताया है। इसका असल में मतलब ये है कि या तो एआई सीख लो, इसको अडॉप्ट कर लो, या तो पीछे रह जाओ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो हाइप के जरिए, कि पहले जो है मोबाइल फ़ोन आए थे तो लोगों ने इसको छोड़ दिया था, मोबाइल फ़ोन्स को अडॉप्ट नहीं किया था। मिसाल के तौर पे मैं आपको जो है अगर सोनी कंपनी की मिसाल दूँ, सोनी नहीं, नेटवर्क, ओ सॉरी क्या नाम था इसका, नोकिया 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 कंपनी की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, तो नोकिया कंपनी का जो मोबाइल पहले बहुत ज़्यादा चला करता था, क्योंकि उसमें जो है मजबूती बहुत ज़्यादा होती थी और ख़राब नहीं होता था। बटन वाला मोबाइल आता था, कीपैड मोबाइल जिसको हम कहते हैं। तो हुआ क्या, जब जो है हमारे स्मार्टफोन्स तशरीफ लेकर आए हमारी दुनिया में, मतलब जब स्मार्टफोन्स इजाद हुए, तो नोकिया ने जो है उसको अडॉप्ट नहीं किया। नोकिया फिर भी अपने बटन वाले कीपैड मोबाइल ही बनाता गया। तो अब क्या हुआ, नोकिया की जो कंपनी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। अब पता नहीं है भी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। मतलब नोकिया जो है पीछे चला गया, वरना नोकिया का एक हाइप बना हुआ था पहले। लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो नोकिया ने वो अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से नोकिया पीछे रह गया। अगर वो जब भी स्मार्टफोन को अडॉप्ट करके अपनी कंपनी के स्मार्टफोन जो है बनाने लग जाता, तो वो भी आज खड़ा होता सैमसंग के बराबर में। तो मैंने आपको अपनी तरफ से एक मिसाल देके समझाया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बट 2025 वॉज जेन्युइनली डिफरेंट। ये बोल रहे हैं कि पहले की जो हाइप होती थी वो तो होती थी एक अलग, लेकिन 2025 बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों? थ्री इंडिपेंडेंट ट्रेंड्स कन्वर्ज्ड simultaneously. AI capability reached production quality. Mainstream adoption passed the tipping point, and enterprises are betting billions of on AI native architecture। ये कह रहे हैं कि जो एआई की कैपेबिलिटी जो है प्रोडक्शन क्वालिटी तक पहुंच चुकी है, प्रोडक्शन क्वालिटी तक पहुंच चुकी है। ये एक मजाक नहीं रहा है, क्योंकि जो बिलियंस डॉलर की जो कंपनीज है वो अपने जो एआई नेटिव आर्किटेक्चर पे पैसे लगा रहे हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर जो है लगाए जा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं रही, ये जो है काम बनता जा रहा है। द एविडेंस डिडंट जस्ट कम फ्रॉम मार्केटिंग टीम्स। ये जो सबूत है ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टीम से नहीं आया, इट केम फ्रॉम एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स। ये कहाँ से आया? एकेडमिक कॉम्पिटिशन से आया है, इंडस्ट्री वाइड सर्वेस से आया है, वेंचर बैकअप्ड स्टार्टअप से आया एंड बिलियन डॉलर एक्विजिशन डिसीजन से आया है। इसका मतलब ये है कि भाई तालीमी इदारों से
जो कंपटीशन हुआ है वहां से इसका रिजल्ट आया है कि भाई एआई जो है प्रोडक्शन क्वालिटी जो है आपको दे रही है, प्रोडक्शन लेवल की क्वालिटी इंडस्ट्रीज के सर्विस से आया है और आपके स्टार्टअप से आया है और बिलियन डॉलर के डिसीजन से आया है जो लोग लगा रहे हैं। ठीक है, दिस कन्वर्जेंस क्रिएट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्चुअली बिल्ड एआई प्रोडक्ट्स। ये जो है कन्वर्जन इस चीज का एक सवाल करता है आपसे कि आप एआई से क्या प्रोडक्ट बनाओगे और कैसे बनाओगे। द आंसर सरप्राइजेस मोस्ट डेवलपर्स, दे एक्सपेक्ट अ सिंगल मेथोडोलॉजी, वन राइट वे टू build, instead they discover an evolutionary process where AI systems mature through distinct stages। अब यहाँ से जो हमारी असल चीजें स्टार्ट हो रही हैं जो हम इस बुक में, इस चैप्टर में और इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट में जो है हम जो है ये चीज पढ़ेंगे जनरल एजेंट्स और एक ये चीज कस्टम एजेंट्स। नीचे जाके जो है इसी के बारे में डिटेल्स में लिखी हुई है और एक ये चीज है इनक्यूबेटर्स। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इस सवाल का जवाब क्या है, द आंसर सरप्राइजेस मोस्ट डेवलपर्स। इसका जो जवाब है मोस्ट डेवलपर्स, ज्यादातर डेवलपर्स को सरप्राइज कर देता है। क्यों? दे एक्सपेक्ट अ सिंगल मेथोडोलॉजी, वन राइट वे टू बिल्ड, इंस्टेड दे डिस्कवर एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर एआई सिस्टम्स मैच्योर थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब जो है एआई मैच्योर हो रहा है अलग अलग स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज क्या है, जनरल एजेंट्स सर्व एज इंक्यूबेटर्स। दो नाम याद रख लेना आप, जनरल एजेंट्स और इंक्यूबेटर्स, ये आगे आपको काम आएंगे। ये क्या कह रहे हैं, फर्टाइल एनवायरनमेंट्स वेयर रॉ रिक्वायरमेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू फंक्शनल लॉजिक थ्रू रैपिड आइटरेशन। Once patterns stabilize and requirements crystallize, custom agents emerge as specialist purpose-built systems optimized for reliability, speed, governance। तो मुझे तो समझ में आ गया, ये आपको आया नहीं आया हो तो मैं आपको इसको समझाता हूँ और तरीके के साथ। इसको समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसने थोड़ा और जो है इसकी समरी करके बताई है हमें, तो इसके बारे में हम यहाँ से समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं, तीन चीजें हैं इसमें, इस पार्ट में ये जो अभी हमने पढ़ा है इसमें तीन चीज आ रही है। क्या चीज आ रही है, 2025 एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन ईयर था जहां तीन इंडिपेंडेंट ट्रेंड्स एक साथ कवरेज हुए। नंबर एक, एआई कैपेबिलिटी। एआई की जो कैपेबिलिटी है वो प्रोडक्शन लेवल हो गई है। दूसरी चीज है मेन स्ट्रीम अडोप्शन, टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो एआई है इतना काबिल हो गया है कि बस जो है उसकी तरफ आपको जाना ही पड़ेगा वरना आप पीछे रह जाओगे। इंटरप्राइजेस बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई नेटिव आर्किटेक्चर में, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन्वेस्ट हो रहे हैं एआई नेटिव आर्किटेक्चर में, जो इस बात का सबूत है कि जो है एआई ही फ्यूचर है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए बुक इंट्रोड्यूस करती है द एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम और एजेंट मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, तो आगे आते हैं, द एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, एआई प्रोडक्ट्स बनाने का इवोल्यूशनरी मॉडल जहां जनरल एजेंट्स और कस्टम एजेंट्स। जनरल एजेंट्स का मतलब क्या है, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मतलब क्या है, फैक्ट्री फ्लोर। कस्टम एजेंट का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप इसको ऐसे देखें कि एक फैक्ट्री है, इसको हम और डीपली अभी आगे जाके समझेंगे, मैं अभी आपको ऊपर से बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है जो एआई एजेंट्स बनाती है। अब जो फैक्ट्री का फ्लोर है उसको आप यूँ समझ ले वो अपना आपका जनरल एजेंट है, और जो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है वो आपका कस्टम एजेंट है। अब इसको और डीपली हम आगे आके समझेंगे, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ना, सही ना, ताकि जो है टॉपिक कवर होते रहे। इसको इसके अलग से टॉपिक लिखे हुए आगे, उसको समझेंगे। इंक्यूबेटर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड क्या होता है, सारी चीजें समझेंगे। तो जनरल एजेंट्स मतलब एक्सप्लोर करते हैं, जनरल एजेंट्स। कस्टम एजेंट्स क्या करते हैं, स्केल पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये अल्टरनेटिव्स नहीं है, ये प्रोग्रेशन है। आगे आते हैं तीसरे पार्ट पे, एजेंट मैच्योरिटी मॉडल। अब एआई सिस्टम्स दो स्टेजेस में मैच्योर होते हैं। नंबर एक, इंक्यूबेशन, जो भी हमने देखा जनरल एजेंट्स में होता है। स्टेज टू होता है स्पेशलाइजेशन, जो कि हमारा होता है कस्टम एजेंट्स। इंक्यूबेटर स्पेशलाइज्ड को जन्म देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि
जनरल एजेंट से ही हम कस्टम एजेंट्स बनाते हैं। आगे आते हैं स्टेज 1 की, अब जो है डीप में जाते हैं हम, सही है ना। स्टेज 1 क्या था, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर के अंदर क्या है, जनरल एजेंट्स, इसकी मिसाल है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, मल्टीपर्पस रीजनिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड फॉर एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी रैपिड आइटरेशन ह्यूमन इन द लूप कोलैबोरेशन। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता, ये अननोन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। अब मैं आपको ये अपने अल्फाज में थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ ये होती क्या चीज़ है। देखें, यहाँ आते पहले बुक में और इस टॉपिक को भी निकाल लेते हैं, द स्टेज 1, ये रहा। तो स्टेज 1 द इंक्यूबेटर। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से समझाता हूँ। इसमें जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, अ जनरल एजेंट इज अ मल्टीपर्पज रीजनिंग सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एनी टास्क you throw at it. It's not optimized for one thing, it's optimized for exploration and discovery. ये कह रहे हैं जो जनरल एजेंट है वो आपका मल्टीपर्पस रीजनिंग सिस्टम पर डिजाइन किया गया है, जो कि हैंडल कर सकता है किसी भी टास्क को जो आप उसको दो। ये जो है खास नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है किसी भी एक ऑप्टिमाइज काम के लिए। ये किसके लिए ऑप्टिमाइज है, ये एक्सप्लोरेशन के लिए है और डिस्कवरी के लिए है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मिसाल के तौर पे हमारा चैट जीपीटी है। अगर हम चैट जीपीटी पे जाकर उससे कोई भी सवाल पूछते हैं, कोई भी का मतलब कोई भी, तो वो जो है उसका जवाब देता है। वो उसको ऐसे नहीं बोलता कि भाई मेरे से जो है आप साइंस के रिलेटेड सवाल ही पूछ सकते हो सिर्फ, वो आपको ये नहीं कहता। अगर आप उससे मैथ का सवाल पूछते हो या फिर अगर आप उससे साइंस का सवाल पूछते हो तो आपको ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ मैथ का सवाल पूछो। वो आप जो है उससे कोडिंग के हवाले से पूछो या जनरल क्वेश्चन पूछो या मैथ पूछो या साइंस पूछो, जो भी पूछो वो आपको जो है जवाब देगा। तो ये हमारी मिसाल हो गई जनरल एजेंट्स की। मतलब जनरल एजेंट से हम क्या करते हैं, जनरल एजेंट से हम जो है अपनी एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, हम जानते हैं ये चीज़ें क्या होती है। ये मतलब मल्टीटास्क के लिए होता है, ये किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी होता है जनरल एजेंट्स। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ फर्टाइल इन्वायरमेंट वेयर रॉ ambiguous requirements transform into working logic. You feed it a problem, it helps you understand what the solution should look like. ये इसका आप मिसाल इस तरीके से समझो कि आपके पास एक रॉ एनवायरनमेंट है, सही है, फर्टाइल का, जहाँ पे जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं मालूम, सही है, उसका लॉजिक आपको नहीं मालूम। अब आपको जो है प्रॉब्लम इसको बतानी है आपके चैट जीपीटी को, और आपको बोलना है कि मैं ये मेरा प्रोजेक्ट है और आप मुझे बताओ कि इसमें जो है मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, आपने चैट जीपीटी को दिया उसकी सारी डिटेल्स, और आप उसको बोलते हो कि मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको ढूंढ कर बता ही देगा कैसे ना कैसे करके। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। मिसाल जो है थोड़ी सी वेग हो गई है, लेकिन मिसाल मेरे ख्याल में सही है। मिसाल मैं आपको ये देना चाह रहा था कि भाई हम जो है कोई भी स्पेसिफिक टास्क पूछ सकते हैं। मतलब कोई एक टास्क के लिए नहीं बना चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है मल्टीटास्किंग जनरल एजेंट है एक। तो ये मैंने आपको जनरल एजेंट की मिसाल दी है। तो आगे चलते हैं, इंक्यूबेटर्स टूल किट। इसमें आपको टूल बता रहे हैं कि आप टूल कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको जनरल एजेंट यूज करने हैं। तो सबसे पहले क्लाउड कोड बता दिया इन्होंने। क्लाउड कोड हो गया, ओपन एआई का कोडेक्स सीएलआई हो गया, जेमिनाई सीएलआई हो गया, गूस हो गया। तो ये सारी जो है आपको क्या बताया इसने, सीएलआई टूल बताइए जो आपके सिस्टम में चल जाएंगे। योर रोल इन द इंक्यूबेटर डायरेक्टर। अब हमें ये बता रहे हैं कि आपका रोल क्या है अगर आप इंक्यूबेटर यूज करते हैं। इंक्यूबेटर यानी कि जनरल एजेंट यूज करते हो। अभी आपको बता रहे हैं व्हेन यू वर्क विद अ जनरल एजेंट योर रोल इज अ डायरेक्टर, यू आर नॉट राइटिंग कोड लाइन बाय लाइन, यू आर स्टीयरिंग एन इंटेलिजेंट सिस्टम टुवर्ड अ गोल व्हाइल इट हैंडल्स टैक्टिकल एग्जीक्यूशन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई अगर आप कोई जनरल एजेंट यूज कर रहे हो, जनरल एजेंट से मुराद आप कोई क्वीन क्लाउड कोड या फिर कोडेक्स वगैरह यूज कर रहे हो अपने वीएस कोड में। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, है ना।
मिसाल के तौर पे आप क्वीन CLI या फिर जेमिनाई CLI या फिर क्लाउड कोड आप यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए VS कोड में, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपका काम जो है कोड लिखना नहीं रहा आप, क्योंकि कोड तो आपका एजेंट लिख देगा, जनरल एजेंट जो है आपका, जो आप यूज कर रहे हो वो लिख देगा। आपका काम है उसको डायरेक्ट करना, मतलब आप यहाँ पर हो ऐसा डायरेक्टर। आप उसको बताओगे कि भाई मेरा गोल क्या है, इस गोल को अचीव कैसे करना है, इसके जो है आप उसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन उसको बताओगे, तो वो आपको क्या करके देगा, आपका गोल अचीव करने में मदद करेगा। यानी कि आप एक सिर्फ और सिर्फ देखोगे इंटेलिजेंट सिस्टम को जब तक वो आपका गोल पूरा का पूरा अचीव ना कर ले, तो आपको जो है उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा बस। तो आपका गोल यहाँ पर जनरल एजेंट्स के अंदर एक एज अ डायरेक्टर रहेगा। द डायरेक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप एक डायरेक्टर तो हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं ये समझ लेते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सेट द इंटेंट। इसका मतलब डिस्क्राइब द गोल क्लियरली, build a user registration system that handles edge cases gracefully। इसका मतलब ये है कि भाई आपको जो है आपका गोल क्लियरली बताना पड़ेगा। तो दूसरी चीज है हमारी प्रोवाइड एक्सेस, मतलब गिव द एजेंट दैट डॉजियर रीड राइट एक्सेस टू रेलेवेंट फाइल्स so it can see your context, your tech stack, your existing patterns। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको जो है एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी भी रेलेवेंट फाइल का, जो जिससे आप काम करवाना है, सही है। रेलेवेंट फाइल से मुराद मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स है, तो उस डॉक्यूमेंट का एक्सेस मुझे अपने क्लाउड कोड को देना पड़ेगा। अगर मैं क्लाउड कोड यूज कर रहा हूँ, उसको मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई ये फाइल है, इसको रीड करो या राइट करो, इसकी आपको जो है इजाजत देनी पड़ेगी, सही है। और उसके जरिए आप उसको कॉन्टेक्स्ट दो। कॉन्टेक्स्ट से मुराद क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप उसको वो इन्फॉर्मेशन दो जो आपको काम करवाना है, सही है। तो वो क्या करेगा, वो आपका कॉन्टेक्स्ट देख सकेगा, फिर उस फाइल के जरिए अगर आप उसको एक्सेस दोगे आपका टेक स्टैक देख सकेगा और योर एग्जिस्टिंग पैटर्न्स देख सकेगा। जो हमारे पैटर्न्स यूज हो रहे हैं वो सारी चीजें देख सकेगा, आपका सारा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ सकेगा। तो ये दूसरी चीज हो गई जो हमें करनी है एज अ डायरेक्टर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेट द इंटेंट, यानी कि गोल क्लियरली बताओ। दूसरी चीज क्या है, एक्सेस दो उसको फाइल का, जिसके जरिए वो आपका कॉन्टेक्स्ट देख सके, टेक स्टैक देख सके और पैटर्न्स को समझ सके। तीसरी चीज है रिव्यू द वर्क, मतलब आपको वर्क को चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आपने बस इसको बोल दिया कि भाई ये चीज बना दो और फिर उसको आप डायरेक्ट जो है सबमिट कर दो अपना, ऐसे नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सारे एक्सेस देना पड़ेगा और जो है उसको चेक भी करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। आप द एजेंट बुल्स योर इवेल्युएट, यानी कि एजेंट बनाता है और आप उसको देखते हो। अब आपको जो है कमांड उसको देनी पड़ेगी, मतलब उसको रिव्यू देना पड़ेगा, उसको दोबारा बताना पड़ेगा कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये मिसाल दी हुई है, दिस लुक्स गुड बट इट क्रैशेस इफ द पासवर्ड इज टू शॉर्ट। तो एक मिसाल देकर समझाई गई है कि आप उसको एक एक चीज करके बता सकते हो कि ये यहाँ पे जो है ये गलती है, इसको सही करो। इस मिसाल के तौर पर आपको ये बता दी, सही है। तो चौथे नंबर पर आती है कोर्स करेक्ट, मतलब प्रोवाइड फीडबैक, द एजेंट अडेप्ट्स इट्स अप्रोच, एड वैलिडेशन टू इंश्योर पासवर्ड्स आर एट लीस्ट एट करेक्टर्स। यानी कि उसको जो है फीडबैक दो। एजेंट जो है अडॉप्ट करता है अप्रोच को। अगर आप उसको तरीके से बताओगे कि भाई वैलिडेशन ऐड करो पासवर्ड को इंश्योर करने के लिए कि भाई ये एट लिस्ट एट करेक्टर्स का ही हो, मतलब पासवर्ड कम से कम 8 करेक्टर्स का ही हो, इसकी वैलिडेशन ऐड करो। अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हो पासवर्ड वाला, तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हो। तो 4 की रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारी एज अ डायरेक्टर। दिस इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वे ऑफ वर्किंग विथ एआई। ये जो है फंडामेंटली डिफरेंट है, अलग है, किससे, हमारे पुराने जरिए से जिससे हम एआई को इस्तेमाल किया करते। मतलब हमारा जो एआई इस्तेमाल करने का पहले वाला तरीका था उससे चेंज है, ये उसका न्यू वर्जन है। तो इसमें थोड़ी सी मिसाल दी हुई है, जैसे कि हमारा ओल्ड वे यहाँ लिखा हुआ है,
डायमेंशंस यहाँ लिखे हुए हैं, द इंक्यूबेटर वे यानी कि हमारी डायरेक्टिंग अभी न्यू वाला जो तरीकेकार है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम जो है पहले इनपुट दिया करते थे, इनपुट क्या दिया करते थे, राइट कोड फॉर अ सबमिट बटन, सही है। अब हमने क्या बोलना है, बुल्ड अ कॉन्टेक्ट फॉर्म, मतलब समझ रहे हो, एक चीज बनाइए सबमिट बटन, अब यहाँ हमने बोल दिया पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाओ, तो जो है इंक्यूबेटर वे डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे जो है छोटा छोटा टास्क होता था, यहाँ पे बड़ा टास्क हो सकता है। प्लानिंग में हम क्या करते थे, यू क्रिएट द प्लान इन योर हेड, मतलब हम क्या करते थे, उसी को बोलते थे कि आप खुद ही प्लान बना, लेकिन द एजेंट क्रिएट्स द प्लान डायनेमिकली, अब यहाँ पे जो है एजेंट खुद बनाता है प्लान। You paste code, test, paste errors back. The agent writes tests and fix interactively. मतलब पहले जो है कोड को कॉपी पेस्ट करते थे, चेक करते थे, एरर आते थे, वापसी उसको देते थे कि भाई ये एरर सॉल्व करो। यहाँ पे जो है हमारा एजेंट खुद ही राइट करता है, खुद ही टेस्ट करता है, खुद ही फिक्स भी कर देता है। अगर आपने क्लाउड कोड या क्वीन CLI यूज करी है तो आपको ये चीज मालूम होगी, मुझे तो मालूम है। सिंटैक्स एंड कोड लाइन्स, फीचर्स एंड यूजर एक्सपीरियंस, तो ये था इसका हाउ द इंक्यूबेटर वर्क्स डायनेमिकली प्लानिंग। तो इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा ज़्यादा, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंटिक डेवलपमेंट वी कॉल दिस डायनेमिक प्लानिंग, द एजेंट प्लान्स फ्रॉम स्क्रैच विदाउट प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। मतलब एजेंटिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कहते हैं डायनेमिक प्लानिंग। द एजेंट प्लान्स फ्रॉम स्क्रैच, एजेंट जो है स्क्रैच से प्लान करता है, विदाउट प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, बगैर किसी टेम्पलेट से। यू प्रोवाइड नो पीरियड एग्जाम्पल्स, हम जो है बिल्कुल भी कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं, नो स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, नो रिगिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, सिर्फ गोल बताते हैं उसको। बिकॉज जनरल एजेंट्स हैव रीजनिंग कैपेबिलिटीज, क्योंकि जनरल एजेंट्स के पास जो है रीजनिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। रीजनिंग कैपेबिलिटीज मतलब सोचने की सलाहियत। दे कैन डिकम्पोज योर गोल इनटू सब टास्क ऑन द फ्लाई, यह हमारे गोल को डिकम्पोज कर सकता है। यू से बुल्ड अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड द एजेंट थिंक्स ओके आई नीड द डेटाबेस स्कीमा देन एन API, मतलब हम उसको सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको बनाना, हमें बनाना क्या है। अभी जो है AI में इतनी पावर आ चुकी है, हमारा जो है जनरल एजेंट जो होती है, जो होते हैं उनमें इतनी पावर आ चुकी है कि हम अगर उनको यूं बोल दें कि बुल्ड अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो हमारा एजेंट जो है खुद ही समझ लेगा कि एजेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसको जो है फ्रंट एंड का फॉर्म चाहिए, वैलिडेशन लॉजिक चाहिए, API एंड पॉइंट चाहिए, तो उसको सारी चीज़ें मालूम होगी और फिर उसके ज़रिए वो प्लान भी बना लेगा। यू डिडंट हैव टू प्लान द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द इंक्यूबेटर प्लान इट फॉर यू, इंक्यूबेटर ही हमारे लिए प्लान कर देगा। The adapted that plan as new information emerged। तो ये समझ में आ गई बात। इसको बनेगा कॉन्टेक्स्ट अवेयर रीजनिंग। व्हाट द इंक्यूबेटर प्रोड्यूसेस, वैसे पढ़ना तो सारा कुछ ही है, लेकिन यहाँ आकर देखते हैं इसने क्या बनाया है। इसका भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। तो इसने जो है इंक्यूबेटर टूल किट भी बता दी हमें, ठीक है। यूर रोल इन इंक्यूबेटर, ये भी हमने पढ़ लिया। डायरेक्टर की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये हमने देख लिया, सही है। यहाँ पढ़ लेते हैं, अगर किसी चीज़ की नीड हुई डीप जाने की तो हम वापसी बुक मारेंगे। आगे चलते हैं, की कॉन्सेप्ट्स इन इंक्यूबेटर स्टेज। डायनेमिक प्लानिंग, ये हमने पढ़ लिया, एजेंट खुद प्लान बनाता है फ्रॉम स्क्रैच, नो प्री डिफाइंड टेम्पलेट, सही है। कॉन्टेक्स्ट अवेयर रीजनिंग, ये जो अभी आया हमारे पास टॉपिक, कहाँ गया, ऊपर होगा, ये रहा। कॉन्टेक्स्ट अवेयर रीजनिंग, ये वाला हमने पढ़ लिया। अब ये आया है, सही है। ओल्ड वे क्या था, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। मॉडल मॉडर्न जनरल एजेंट्स 2026 डोंट जस्ट नो कोड, दे नो योर कोड, दिस इज व्हाट मेक्स इंक्यूबेशन सो पावरफुल। मतलब मॉडर्न जनरल एजेंट जो है हमारे पास जो 2026 में है, डोंट जस्ट नो द कोड, ये सिर्फ कोड नहीं जानते, ये जानते हैं हमारे कोड को। मतलब इसका, इस लाइन का मतलब ये है कि कोडिंग जो है वो हमारे जो है ChatGPT क्लाउड कोड को आती है,
लेकिन ये सिर्फ वो कोडिंग नहीं जानते, ये हमारा कोड भी जानते हैं जो हमने लिखा है या जो हमें लिखना है। यही जो है इसको इंक्यूबेशन को पावरफुल बनाता है। तो अभी की एआई बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही है। द ओल्ड वे, हमारा जो पुराना तरीका वो क्या था, यूज स्पून फेड कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम अपने मॉडल को कॉन्टेक्स्ट दिया करते थे। मॉडल से मुराद मेरी है क्लाउड कोड। अभी हम क्लाउड कोड को ले लेते हैं जो हम CLI में यूज कर रहे हैं, अपने टर्मिनल में यूज कर रहे हैं। अभी हम जनरल एजेंट को क्लाउड कोड से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब है तो क्लाउड कोड जनरल एजेंट ही, लेकिन अब जनरल एजेंट की जगह क्लाउड कोड को थोड़ा सा वर्डिंग में हम यूज कर लेते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे क्लाउड कोड को जो है, पहले के जो तरीकेकार था वो ये था, क्लाउड कोड को हम जो है कॉन्टेक्स्ट दिया करते थे। कॉन्टेक्स्ट देने से मुराद ये है कि हम जो है उसको कॉपी पेस्ट किया करते थे किसी भी टेक्स्ट को। said giving this file write a function if the AI needed information from a different file it felt। मतलब हम जो है मिसाल के तौर पे कोई डेटा होता था हमारे पास, टेक्स्ट लिखा होता था, उसको कॉपी करके पेस्ट करते थे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, इसके मुताबिक काम करो। अगर एआई को जो है किसी और इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती तो वो फेल हो जाया करता था। पहले का जो तरीकेकार था वो ये था। अभी इंक्यूबेटर वे क्या है, हमारा जो अभी नया वाला तरीकेकार है वो ये है, यू गिव द एजेंट एक्सेस टू योर फोल्डर। मतलब अब हम अपने एजेंट को, अपने क्लाउड कोड को अपने पूरे फोल्डर का ही एक्सेस दे देते हैं। इससे क्या होता है, ये स्कैन कर देता है हमारी पूरी पूरी रिपोजिटरी के स्ट्रक्चर को। ये जो है ऑब्जर्व करता है डेड यू यूज नेक्स्ट.js एंड टेलमेंट इन SRC, कि भाई हमने जो SRC के फोल्डर में नेक्स्ट.js और टेलमेंट CSS यूज की है, सुपरबेस यूज किया है बैकएंड के अंदर। और व्हेन यू आस्क फॉर अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम इट रीजंस, मतलब हमने जो है इसको एक्सेस दे दिया अपने पूरे पूरे फोल्डर का, रिपोजिटरी का। अब हम इसको बोले कि भाई एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाओ, तो ये क्या करता है, ये रीजन करता है। रीजन से मुराद ये जो है इस तरीके से रीजनिंग करता है। द यूजर वांट्स अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम आई सी दे यूज, मतलब आप ये समझे कि हमने जो इसको कमांड दी कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाओ, अब ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलता है कि यूजर जो है चाहता है कि मैं एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाऊं। अब मुझे चेक करना है कि इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है और उसमें टेक स्टैक है वो क्या क्या है। तो वो सारी चीजें जो है चेक करता है पहले। सही है। चेक करने के बाद फिर प्लान बनाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। उसके बाद जो है आपका एजेंट जो है आपका काम करके देता है। यू डिडंट एक्सप्लेन योर टेक स्टैक। अब हमारा जो इंक्यूबेटर वे है, अगर आप इसको समझे, अब यहाँ पर जो है हमने इसको बताना नहीं पड़ा कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट.js यूज कर रहे हैं या फिर रिएक्ट.js यूज कर रहे हैं, ये नहीं बताना पड़ा हमने। HTML CSS तो यूज नहीं कर रहे, ये भी नहीं बताना पड़ा। और द एजेंट ऑब्जर्व इट एंड प्लान अकॉर्डिंगली। अब हमारे एजेंट ने जो है इसको खुद ही एब्जॉर्व भी कर लिया और उसका प्लान भी बना लिया इसी के मुताबिक। व्हाट द इंक्यूबेटर प्रोड्यूसेस, अब ये हमें जानना है कि इंक्यूबेटर जो है हमें प्रोड्यूस क्या करके देता है। द आउटपुट ऑफ सक्सेसफुल इंक्यूबेशन इज इन जस्ट वर्किंग कोड। हमारा जो आउटपुट ऑफ सक्सेसफुल इंक्यूबेशन का जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोड नहीं होता, इट्स क्रिस्टलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग। हमारा जो सक्सेसफुल आउटपुट होता है वो क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। अ सॉल्यूशन दैट एक्चुअली वर्क्स, एक ऐसा सॉल्यूशन जो असल में काम करता हो। हमारा प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पे हमारा प्रोजेक्ट असल में काम कर रहा है। सही है। दूसरी चीज है डिस्कवर्ड रिक्वायरमेंट्स यू डिडंट नो यू हैड। हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमें नहीं पता थी लेकिन इसने हमें बता दिया। पैटर्न्स वर्थ प्रिजर्विंग, कुछ ऐसे पैटर्न जो हमें नहीं मालूम थे। एज केसेस वर्थ हैंडलिंग, कुछ ऐसे मसले मसाइल हो सकते थे जो हमें नहीं मालूम, उसको हैंडलिंग किया उसने। आर्किटेक्चर डिसीजंस दैट प्रूव्ड देमसेल्व्स, एक ऐसा आर्किटेक्चर का डिसीजन उसने बनाया जो उसको ही जो है प्रूफ करके रख दे। दिस क्रिस्टलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग बिकम्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेज। मतलब इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो है बन रही है जेनेटिक मटेरियल फॉर द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेज, यानी कि अगले मरहले के लिए, जो अगला मरहला है यही का, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। सही है। अब हमने स्टेज 1 को कंप्लीटली समझ लिया है।
स्टेज 1 में हमने क्या समझा? स्टेज 1 में हमने इनक्यूबेटर समझा। इनक्यूबेटर के अंदर क्या आता है? जनरल एजेंट्स आते हैं। जनरल एजेंट्स काम कैसे करते हैं, इस चीज को हमने समझ लिया। अब स्टेज 2 में आते हैं हम, इसका नाम है स्पेशलाइज्ड। इसके अंदर आता है हमारे पास कस्टम एजेंट्स। अब इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले इस पर आ जाते हैं अपने ChatGPT पर, और यहाँ कर देखते हैं इसने थोड़े से जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें क्या लिखा है। कॉन्टेक्स्ट अवेयर रीजनिंग एजेंट रेपो इसको स्कैन करता है। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट अवेयर रीजनिंग अभी हमने पढ़ा था, तो इसकी जो है छोटे छोटे से इसने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है? रेपो स्कैन करता है, टेक स्टैक डिटेक्ट करता है, पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है। इनक्यूबेटर आउटपुट इसको भी पढ़ लिया हमने, इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? वर्किंग प्रोटोटाइप होता है, डिस्कवर्ड रिक्वायरमेंट्स यानी कि रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर करता है, आर्किटेक्चर डिसीजंस इसके होते हैं, एज केसेस हैंडल करता है, पैटर्न्स वर्थ प्रिजर्विंग है। ये सब मिलकर बनता है क्या? क्रिस्टलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग। यही जेनेटिक मटेरियल होता है स्पेशलाइज्ड के लिए। अगर आप इसको समझें कि जो है हमने जो है यहाँ पे कितने से पॉइंट्स पढ़े हैं और यहाँ पर बुक में कितना सारा खोल के लिखा हुआ है, तो अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चली जाएगी। और इसको पढ़ने के बाद और इसी से जो है आप इसकी समरी करवाएंगे तो आपके पास जो है पॉइंट्स निकल कर आएंगे जो आपको याद करने के लिए आसानी करेंगे। सही है। तो यहाँ पे जो है पूरी समरी नहीं कहूँगा मैं, पूरा खोल के लिखा हुआ है। मतलब पूरा मिसाल के तौर पे टॉपिक लिखा हुआ है, इसको हमने समझ लिया। अब इस टॉपिक में जो पॉइंट्स यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे इसने हमें बता दिए। तो इसने जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके लिखा हुआ हमारे ChatGPT ने, और इसको हमने पढ़ने में काफ़ी टाइम जो है इन्वेस्ट कर दिया है। वेस्ट नहीं बोलेंगे, इन्वेस्ट ही करा है जो है हमने पढ़ने में। अच्छा, अब आते हैं हम स्टेज 2 पे जो कि है द स्पेशलाइज्ड। यहाँ आते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, पर्पस बिल्ड सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिलायबिलिटी स्पीड गवर्नेंस स्केल। यही चीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसमें यहीं पर से पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं अब जल्दी से। अ कस्टम एजेंट इज पर्पस बिल्ड फॉर स्पेसिफिक वर्कफ्लो। इट्स नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर एक्सप्लोरेशन, इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिलायबिलिटी स्पीड गवर्नेंस। यानी कि अब जो है हमारे पास कस्टम एजेंट है। जनरल एजेंट को हमने समझ लिया। जनरल एजेंट बहुत सारे काम करने के लिए बना होता है और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए बना होता है। अब हम समझने वाले हैं कस्टम एजेंट क्या होता है। कस्टम एजेंट का जो पर्पस है बनाने का वो है स्पेसिफिक वर्कफ्लो, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए इसको बनाया गया है। यानी कि ये जो है ऑप्टिमाइज नहीं है एक्सप्लोरेशन के लिए। जनरल एजेंट था एक्सप्लोरेशन के लिए ऑप्टिमाइज, सही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई जनरल एजेंट जो है किसके लिए ऑप्टिमाइज है, नहीं किस चीज के लिए बना है, वो बना है एक्सप्लोरेशन के लिए। लेकिन हमारा जो कस्टम एजेंट है ये एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बना। ये किस चीज के लिए बना है? ये बना है रिलायबिलिटी के लिए, स्पीड के लिए और गवर्नेंस के लिए। यानी कि एक काम को, एक स्पेसिफिक काम को बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा तरीके के साथ करने के लिए बनाया गया है हमारा जनरल एजेंट, कस्टम एजेंट्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं। थिंक ऑफ इट एज एन इन्वॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड दैट डज वन जॉब बेटर देन एनी generalist could. It emerged from incubation with a clear purpose, and now it executes the purpose with precision. यानी कि अब इसको हम समझते हैं। इसको इस तरीके से आप समझें, इसको इस तरीके से सोचें कि जो हमारा स्पेशलाइज्ड एजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए बनाया गया है, दैट डज वन जॉब बेटर। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक काम बेहतरीन किस्म के साथ कर सकता है जो कि जनरल एजेंट नहीं कर सकता। अगर कोई काम जनरल एजेंट कर सकता है और कस्टम एजेंट उस काम को करने के लिए बनाया गया है, तो कस्टम एजेंट जो है उस काम को जनरल एजेंट से ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करने के लिए बनाया गया है। मेरे पास जो है एजेंटिक एआई की वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, जो मेरी बहुत शुरू की वीडियोस हैं, वहाँ पर जो है मैंने ओपन एजेंट्स एसडीके की मदद से एजेंट्स बनाना सिखाया है।
उसमें जो एजेंट्स बनाए हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी है वो किसी एक काम को करने के लिए दी है, तो वो भी एक कस्टम एजेंट ही कहलाता है। यानी कि वो एजेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। और ये बनाते किस चीज से है? ये जनरल एजेंट के जरिए ही बनाया जाता है। इसको आगे और जाके हम समझते हैं। अब इसकी जो है टूल किट समझ लेते हैं। एचडीके लैंडस्केप। द टूल्स एट दिस स्टेज आर डिजाइन फॉर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट नॉट एक्सप्लोरेशन। इसके लिए जो टूल बनाए गए हैं वो क्या है? ओपनएआई एजेंट्स एचडीके। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने ओपनएआई एजेंट्स एचडीके के जरिए आपको एजेंट्स बनाना सिखाए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो ये वो फ्रेमवर्क है। इसने जिसकी जो टूल किट है उसमें सबसे पहले नंबर पर यही आता है। यानी कि इसकी मदद से जो है हम एक स्पेसिफिक एजेंट बना सकते हैं जो कस्टम एजेंट होता है। एक तो ये हो गया, दूसरी चीज हो गई क्लाउड एजेंट एचडीके, तीसरी हो गई गूगल एडीके। तो ये सारी टूल किट है इसकी। अब योर रोल विथ स्पेशलिस्ट बिल्डर। अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारा रोल क्या था, कहाँ पर जनरल एजेंट को यूज करने में हमारा रोल क्या था? हमारा रोल था डायरेक्टर का। अब हमारे स्पेशलिस्ट को यूज करने के लिए हमारा रोल है बिल्डर का। अब इसको आगे पढ़ते हैं। व्हेन यू क्रिएट कस्टम एजेंट्स योर रोल शिफ्ट्स फ्रॉम डायरेक्टर टू बिल्डर। यानी कि जब हम एक कस्टम एजेंट बना देते हैं तो हमारा रोल जो है डायरेक्टर से चेंज होकर बिल्डर की तरफ चले जाता है। अब डायरेक्टर कब था? जब हम कस्टम एजेंट को जनरल एजेंट के जरिए बना रहे थे। हमारे पास एक जनरल एजेंट मौजूद है, मिसाल के तौर पे हमारा क्लाउड कोड मौजूद है। अब उसके जरिए हम एक कस्टम एजेंट बना रहे हैं। अब हमने कस्टम एजेंट बना लिया, अब उसको यूज करने के लिए अब हम जो बनेंगे बिल्डर बनेंगे। उसको बनाने के लिए हमें क्या बनना पड़ा? डायरेक्टर। कस्टम एजेंट को बनाने के लिए अब कस्टम एजेंट से जो हमें काम करवाना है उसको करने के लिए हम बिल्डर बनना पड़ेगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग एनीमोर। अब हम जो है कोई चीज एक्सप्लोर नहीं कर रहे। एक्सप्लोरेशन कहाँ हो रही थी? जनरल एजेंट्स में। कस्टम एजेंट में आ गए, अब हम कोई चीज एक्सप्लोर नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आई बात समझ में? आगे पढ़ते हैं। द बिल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम जो है एक अदद बिल्डर बन चुके हैं। अब बिल्डर की कुछ चंद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इसकी भी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। डिफाइन पर्पस प्रीसाइसली। यानी कि जो भी आपका पर्पस है उसको खोलकर बता दो सही से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्या क्या बताना है? स्कोप बताना है, कॉन्स्ट्रेंट्स बताने हैं, सक्सेस क्राइटेरिया बताना है, और व्हाट एग्जैक्टली डज दिस एजेंट डू, और ये एजेंट असल में करता क्या है ये बताना है। एंड व्हाट डज इट एक्सप्लिसिटी नॉट डू, और ये क्या नहीं करता ये बताना है। मतलब अपने जो हमारा कस्टम एजेंट है उस एजेंट का पर्पस बिल्कुल खोलकर हमें बयान कर देना है कि इसकी जो काबिलियत है, स्कोप क्या है, कहाँ तक जा सकता है, कॉन्स्टेंट्स क्या है इसकी, ये चीज इसको देखते हैं। इसका याद नहीं आ रहा मुझे क्या होता है ये। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या होता है सक्सेस का? मतलब हमारे किसी भी स्पेसिफिक टास्क का सक्सेस हो जाए तो वो कैसे माना जाए कि सक्सेस हो चुका है, ये क्राइटेरिया रखना है इसका। और हमारा एजेंट असल में करेगा क्या ये बताना है, और हमारा एजेंट असल में क्या नहीं करेगा ये भी बताना है। तो ये डिफाइन करना है हमें पर्पस। यहाँ आते हैं, यहाँ लिखा हुआ होगा जरूर, ये हमारी टूल किट आ गई। योर रोल बिल्डर है, बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन प्रिसाइज स्कोप, सही है। अब यहाँ आ जाते हैं। बुल्ड गार्डियल्स, यानी कि गार्डियल्स को बनाओ। सेफ्टी कॉन्स्टेंट्स इंजीनियर्ड इनटू द एजेंट्स डिजाइन, नॉट सजेशंस हार्ड लिमिट्स। यानी कि गार्डियल्स उसको कहते हैं जैसे कि हमारे गार्ड होते हैं ना, ऐसे ही हमारे एजेंट्स के अंदर गार्डियल्स होते हैं। यानी कि एक सेफ्टी आपको रखनी है अपने एजेंट के अंदर कि भाई हमारा जो इनपुट और आउटपुट है उसमें जो आपने गार्डियन लगाने हैं कि हमारा जो इनपुट आने वाला है यूजर की तरफ से वो इनपुट सही है एजेंट के हिसाब से, जो हमारा एजेंट काम करेगा, ये चीज वेरीफाई करनी है हमें। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि हम हमारा एजेंट जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो जो है एजेंट आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है या नहीं है, इस चीज को पकड़ के रखने के लिए हमें गार्डियल्स सेट करने पड़ते हैं। तो सेफ्टी गार्डियल्स कहलाते हैं, इसकी इंजीनियरिंग हमें करनी पड़ती है। सही है। सजेशन नहीं होती इसके अंदर, हार्ड लिमिट्स होती है, मतलब
बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस होती हैं। सही है, आगे चलते हैं। क्रिएट स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स, मतलब स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, यानी कि प्रॉम्प्ट्स, टूल्स, वर्कफ्लोज ऑप्टिमाइज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब। अलग अलग हमें एक तरीके के वाले प्रॉम्प्ट और टूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। चौथी चीज आती है डिप्लॉय एज प्रोडक्ट, यानी कि इसको एज अ प्रोडक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा। दिस एजेंट विल रन थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, यानी कि ये एजेंट बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसको क्या चीज चाहिए, मॉनिटरिंग की जरूरत है, इसको लॉगिंग की जरूरत है, इसके लॉग्स हमें देखने पड़ेंगे, और ऑपरेशनल एक्सीलेंस की जरूरत है। एनाटॉमी ऑफ अ स्पेशलिस्ट, हियर्स व्हाट अ कस्टम एजेंट स्पेसिफिक लुक्स लाइक। नोटिस हाउ डिफरेंट दिस इज फ्रॉम बिल्ड मी अ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि इसको अगर आप देखें, कस्टम एजेंट कस्टमर सपोर्ट टायर 1 पर्पस, इसमें जो है हमने ये पर्पस लिखा हुआ है, और टूल्स अवेलेबल, हार्ड कंस्ट्रेंट्स, ये जो हमने एक अदद एजेंट बनाया है, तो इसको एजेंट बनाने के लिए हमें कितनी सारी चीजें लिखनी पड़ी है, ये एक तरीके से एग्जाम्पल दी गई है। दिस एजेंट डजंट रीजन अबाउट व्हाट टू डू, ये जो अब एजेंट जो हमारा बन के तैयार होगा, ये एजेंट इसको नहीं सोचेगा कि क्या करना है, ये काम करना स्टार्ट कर देगा जो भी इसका वर्क फ्लो हमने सेट किया हुआ उसके मुताबिक। That's what makes it fast, cheap and safe. यही चीज इसको क्या बनाती है, फास्ट भी बनाती है, चीप भी बनाती है, सेफ भी बनाती है। फास्ट मतलब तेज बनाती है, चीप मतलब सस्ता बनाती है, सेफ मतलब महफूज बनाती है। अब स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट क्यों करते हैं, जनरल एजेंट्स तो पावरफुल है ना, तो हमें स्पेशलाइज्ड एजेंट बनाने की क्या नीड पड़ी, नीड ये पड़ी, बट दैट पावर कम्स विथ कॉस्ट दैट डोंट स्केप, यानी कि जनरल एजेंट पावरफुल तो है, लेकिन पावर जो है खर्चे के साथ आती है, मतलब जितना ज्यादा पावर यूज होगा उतनी ज्यादा हमारी कॉस्ट लगेगी। तो जनरल एजेंट में हमारे टोकन्स ज्यादा यूज होते हैं, इस वजह से हमें कस्टम एजेंट की नीड पड़ती है। और अब यहाँ पे जो है चैलेंज वगैरह हम देख लेते हैं क्या है। जनरल एजेंट जो है स्लो होता है बनिस्बत कस्टम एजेंट के, इसमें डायनेमिक रीजन होती है, मतलब ये अलग अलग चीजें सोचता है, तो इसको जो है टोकन्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने वर्क फ्लो पहले से ही बताया होता है कि आप जो है यही काम करोगे और ये वाला काम नहीं करोगे, तो हम जो है इसको जो काम बोलेंगे उसके मुताबिक ही करेगा। ये इसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, वो डायरेक्ट काम स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से इसकी जो रीजनिंग मिनिमल होती है। कॉस्ट के हिसाब से अगर हम देखें, हायर पर रिक्वेस्ट, यानी कि हर रिक्वेस्ट पर हायर होती है, एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि एक्सप्लोर करता है चीजें। जनरल एजेंट्स, कस्टम एजेंट क्या करता है, ये लोअर पर रिक्वेस्ट होता है, यानी कि एक रिक्वेस्ट पे बहुत कम कॉस्ट लगाता है। ये किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज होता है, ये असल में जो है इसमें प्रॉम्प्ट्स हमने कुछ ऐसी सेट की होती है और इसकी कुछ बाउंड्रीज बनाई होती है, जिसकी वजह से ज्यादा कॉस्ट नहीं लेता। अब रिलेबिलिटी के बारे में बात करें तो वेरिएबल क्रिएटिव मींस अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि इसमें जो है प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब कोई भी जवाब रेंडमली दे सकता है, लेकिन हमारा जो कस्टम एजेंट है वो सेम ही जवाब देगा हमेशा सेम इनपुट पर। यानी कि अगर कोई सवाल या अगर कोई ऑर्डर दूं अपने जनरल एजेंट को, कोई प्रॉम्प्ट दूं और वो उसका प्रॉम्प्ट का मुझे आंसर दे देगा, लेकिन अगर मैं वही प्रॉम्प्ट उसको दोबारा दूंगा तो वो जो आंसर है उसका आउटपुट हमारा जनरल एजेंट का वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जनरल एजेंट जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी यूज करता है, क्रिएटिवनेस उसमें ज्यादा होती है, वो एक्सप्लोर ज्यादा करता है। लेकिन हमारा जो कस्टम एजेंट है ये कंसिस्टेंट होता है, इसको अगर आप सेम इनपुट देते रहोगे तो आपको सेम आउटपुट भी देता रहेगा। आई बात समझ में। गवर्नेंस के बारे में बात करें तो हार्डर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्ट कंस्ट्रेंट्स, और ये जो है इजी होता है। गार्डियल्स आर बुल्ट इन, यानी कि उसकी जो पाबंदियां होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ये वाले में जनरल एजेंट में, और इसमें जो है पाबंदी लगाने में हमें आसानी होती है। किसमें, कस्टम एजेंट में हमें पाबंदी लगाने में आसानी होती है, किसकी मदद से, गार्ड्रेल्स की मदद से, क्योंकि हमने इसको बिल्ट इन रखा होता है। अब स्केल के बारे में बात करें कि इसकी काबिलियत कहाँ तक जा सकती है,
एक्सपेंसिव एट वॉल्यूम, ये जो है थोड़ा महंगा होता है। डिजाइन फॉर वॉल्यूम, ये डिजाइन किया जाता है। सही है। स्पेशलाइज्ड सॉल्व द प्रोडक्शन प्रॉब्लम, दे टेक what the incubator discovered and execute it reliably thousands of times per day at a fraction of the cost। यानी कि हम इसको जितना ज़्यादा यूज़ करें, असल में बनाया ही ज़्यादा यूज़ करने के लिए जाता है। अगर आपका कोई काम जो है आप बहुत ज़्यादा करते हो तो आप उस काम के लिए एक कस्टम एजेंट बना लो। इससे क्या होगा, आपका जो कस्टम एजेंट है काम भी तेज़ करेगा और खर्चा भी आपका कम पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं द की इनसाइट, जनरल एजेंट्स बिल्ड कस्टम एजेंट्स। अब समझने वाली बात यह है कि जनरल एजेंट्स ही कस्टम एजेंट को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हियर्स वेयर द एजेंट फैक्ट्री कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर। यही वो मकाम है जहां पर जो एजेंट फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है क्लियर होता है। कैसे होता है? जनरल एजेंट्स डोंट कम्पीट विद कस्टम एजेंट, यानी कि जनरल एजेंट का कोई मुकाबला नहीं होता कस्टम एजेंट से। हम जनरल एजेंट का मुकाबला नहीं कराते कस्टम एजेंट से। क्यों? क्योंकि जनरल एजेंट्स बिल्ड कस्टम एजेंट, क्योंकि जनरल एजेंट ही कस्टम एजेंट को बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जनरल एजेंट्स का पावर क्या होगा। अब कस्टम एजेंट जो है किसी स्पेसिफिक काम के लिए होता है, इस वजह से वो जल्दी और तेज काम कर सकता है। मिसाल अगर आप इसकी लें तो कस्टम एजेंट जो है जनरल एजेंट का बेटा होता है। अब जैसे कि बाप है, बाप घर के सारे काम संभाल रहा होता है। अब बेटे को कोई स्पेसिफिक काम के लिए लगा दे, भाई आपको जो है घर का सामान लेकर आना है, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में आपको यही काम करना है। अगर आपकी अम्मी जान आपके अब्बू जान को बोलेगी कि भाई मुझे सामान ला के दे दो, तो वो दूसरे कामों में फंसे होंगे, तो वो दूसरे काम भी करते हुए आएंगे, अपना सामान तो लेकर आ जाएंगे लेकिन दूसरे काम भी करते हुए आएंगे। आई बात समझ में? आपको मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन आपकी अम्मी जान आपको कोई काम देती है और आप उसी काम के लिए अपने घर में बैठे हो, तो आप वो जल्दी से करके ले आओगे वो काम। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है जनरल एजेंट्स और कस्टम एजेंट की। अब पढ़ते हैं द एवोल्यूशन इन एक्शन। Let's trace a complete evolutionary arc from raw requirement to production system. Phase 1, incubation. You use Cloud Code to explore what a customer support system should look like. अच्छा जी, इसको यहाँ आते हैं थोड़ा सा समझते हैं। एनाटॉमी ऑफ ए स्पेशलिस्ट, ये हमने पढ़ लिया। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि स्पेशलिस्ट एजेंट एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, कि भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी जो है। अच्छा सही है, ओके हो गया। प्रोडक्शन में कॉस्ट मैटर करता है, सही है, ये भी पढ़ लिया। अब यहाँ आ जाते हैं द फुल एवोल्यूशन पाइपलाइन। अब इसमें जो है थोड़ा सा खोल के लिखा हुआ है, सही है। अभी इसको जो है हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। फेज 1 इंक्यूबेशन, फेज 2 क्रिस्टलाइजेशन, फेज 3 स्पेशलाइजेशन, फेज 4 प्रोडक्शन, फेज 5 कंटिन्यूस एवोल्यूशन। जनरल एजेंट क्या करता है? स्पेशलाइज बनाता है, स्पेशलाइज्ड को इम्प्रूव करता है, न्यू स्पेशलाइज्ड क्रिएट करता है। अब यहाँ आ जाते हैं, दोबारा इसको पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, सही है। हम क्या करते हैं? हमने क्लाउड कोड को यूज किया किस काम के लिए? कस्टमर सपोर्ट सिस्टम कैसा दिखना चाहिए, इसको एक्सप्लोर किया हमने क्लाउड कोड के जरिए, सही है। अब हमने जो है एक गोल दिया हमारे क्लाउड कोड को, हमने इसको बोला कि भाई मुझे मदद करो जो कस्टमर क्वेश्चन को संभाले, कुछ ऐसा बनाने में मदद करो। अब क्या करेगा वो? क्लाउड कोड जो है हमें बता देगा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, सही है। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, क्या क्या चीजें चाहिए होगी। अब हमें क्या पता था? हमें ये पता था कि मुझे जो है एक ऐसी चीज बनानी है जिससे मैं कस्टमर्स के जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकूं। मुझे बस ये पता था, मुझे ये नहीं पता था ये बनेगा कैसे। मैंने क्या करा, मैंने अपना जनरल एजेंट पे आया जो कि मेरा क्लाउड कोड है, मैंने आकर उसको अपनी प्रॉब्लम बता दी कि भाई मुझे ये बनाना है, सही है। मैंने उसको बता दिया। अब उसने क्या करा, उसने सारी चीजें बता दी कि आपको जो है इस काम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी, वो सारी चीजें उसने मुझे बता दी। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं मालूम थी शुरू में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे कुछ बनाना तो था लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बनाना कैसे है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब इसने जो है इंक्यूबेटर ने हमारी हेल्प करी
किस काम के लिए, रिक्वायरमेंट्स को देखने के लिए कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सही है, तो इसने जो है मुझे सारी चीजें बता दी कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। अब फेज 2 में आ जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करना। इसमें क्या होता है, यू एक्सट्रैक्ट व्हाट यू लर्न इनटू स्पेसिफिकेशंस। हम जो है निकालते हैं कि हमने क्या पढ़ा ऊपर, कि हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है। द वर्किंग प्रोटोटाइप बिकम्स डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर स्कोप डेफिनेशन, टूल स्पेसिफिकेशन। अब हमने जो है सारी चीजें अलग अलग कर दी, मुझे क्या क्या चीजें यूज करनी है। इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, द क्रिस्टलाइज अंडरस्टैंडिंग दैट विल इन्फॉर्म द स्पेशलाइज्ड। सही है, तो हमें जो है सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई बात है कि मुझे जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी। ये बात हो गई, ये फेज 2 हो गया। फेज 3 में अगर हम आते हैं तो इसका नाम है स्पेशलाइजेशन। इसमें हमने क्या करना है, अब हमने जो है एक कस्टम एजेंट बनाना है एसडीके का यूज करते हुए। द क्लाउड एजेंट एसडीके लेट्स यू इनकोड एवरीथिंग यू लर्न, स्पेशलाइज्ड प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज फॉर योर स्पेसिफिक क्वेरी पैटर्न्स। सही है। फेज 4 में आ जाते हैं फिर प्रोडक्शन, द स्पेशलिस्ट रन इन प्रोडक्शन। देखो हमने करा क्या है यहाँ पे, हमने क्या करा है फेज 1 में इंक्यूबेशन। मैंने क्या करा, क्लाउड कोड को मैंने बताया कि भाई मुझे एक चीज बनानी है, एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाना है जो क्या करे, कस्टमर के क्वेश्चन को हैंडल करे। मैंने बस उसको ये चीज बताई। अब उसने जो है मुझे सारी चीजें बता दी कि भाई आपको जो है क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सही है ना, इसने ये देखो क्या लिखा हुआ, कस्टमर आस्क अबाउट ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीजें बताइए कि भाई कस्टमर क्या क्या करता है। कस्टमर के लिए हमें ऑर्डर के बारे में, मतलब कस्टमर हमसे ऑर्डर के बारे में पूछ सकता है, रिटर्न्स के बारे में पूछ सकता है और प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, ये मतलब प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। दूसरी चीज प्राइसिंग क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, और इसको जो है ह्यूमन की नीड होती है इसको देखने के लिए, इस ऐसे सवालात को। मिसाल के तौर पे हम एक एजेंट बना रहे हैं जो कि कस्टमर का एजेंट वाला ले लेते हैं हम, किसको, व्हाट्सएप वाला एजेंट ले लेते हैं। हमारे पास एक व्हाट्सएप का एजेंट हमें बनाना है, इसको मैं आपको अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ। सही है, हमें एक व्हाट्सएप का एजेंट बनाना है, मुझे एजेंट बनाना है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि एजेंट बनता कैसे है और उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है। मैं आया क्लाउड कोड पर अपने जनरल एजेंट पे जिसका नाम है इंक्यूबेशन, जिस फेज का नाम है इंक्यूबेशन, ये फेज है हमारा। सही है, मैं इसके पास आया, मैंने इसको बता दिया मुझे ये वाला एजेंट बनाना है, अपना व्हाट्सएप वाला जो मेरे कस्टमर के क्वेश्चंस को हैंडल करे। अब उसने मुझे बोला कि भाई कस्टमर जो ऑर्डर के बारे में सवाल करता है, रिटर्न के बारे में करता है, ये सारी चीजें करता है। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, सारी जो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी उसने सारी बता दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा फेज 2 में। फेज 2 में क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो है मैं सारी चीजें एक एक करके समझ लूंगा। मैं जो है समझ लूंगा कि मुझे जो अपना एजेंट बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, उसकी लिमिट्स क्या होंगी, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, उसका क्लियर स्कोप डेफिनेशन क्या होगी, और सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा। ये हमारा फेज 2 हो गया। अब फेज 2 हो गया यानी कि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि मुझे असल में एजेंट कौन सा बनाना है। आई बात समझ में। अब आ जाती है स्पेशलाइजेशन के बारे में, यानी कि अब हम जो है एजेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने जो है एक एचडीके पकड़ ली, ओपन एआई एजेंट एचडीके या फिर क्लाउड एजेंट एचडीके पकड़ ली, और हमने इसको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स दिए। किस काम के लिए, हमारे स्पेसिफिक एजेंट के लिए। ये हो गया। अब क्या हुआ, फेज 4 स्टार्ट हुआ। फेज 4 में क्या हो रहा है, हमारा असल में क्या हो गया, फेज 4 में हमारा असल में एजेंट बन रहा है। ये रहा फेज 4 में क्या हो रहा है, हमारा असल में एक एजेंट बनकर तैयार हो रहा है जो कि क्या कर रहा है, 1000 प्लस सपोर्ट क्यूरीज डेली, मतलब रोजाना की 1000 से ज्यादा सवालात के जवाब दे रहा है। अब ये क्या हो गया, ये फास्ट भी है। सही है, हर सवाल का जवाब 1.8 सेकंड में दे रहा है, और सस्ता भी है पर क्यूरी, यानी कि एक सवाल पे बस आपको इतना खर्चा आ रहा है, $0.002। और रिलायबल भी है, 92% रिजोल्यूशन रेट विदाउट एक्सेलरेशन। अब फेज 5 आता है कंटिन्यूड इवोल्यूशन, मतलब ऑन गोइंग रहेगी ये। जनरल एजेंट डजंट रिटायर, इट इन्वॉल्व्स इनटू अ न्यू रोल।
You use cloud code to analyze patterns in escalated queries. What's the specialized missing? यानी कि हमारे जो फेज 1 में जो हमने क्लाउड कोड को यूज किया था उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब वो जो है हमारा हमारा जो जनरल एजेंट कस्टम एजेंट हमने बनाया है इसी को वो अपडेट करता रहेगा। सही है, इसको अपडेट कैसे करता रहेगा, इसको हम बताते रहेंगे कि भाई ये मेरा काम कर रहा है हमारा एजेंट, अब इसके जरिए मुझे काम करवाना है, तो वो सारी चीजें बताता रहेगा। अब क्या स्पेशलिस्ट मिसिंग है वो बताता रहेगा, वो फिर हम जो है जैसे हमारे फेज स्टार्ट हुए थे मतलब ये एक तरीके से लूप हो जाएगा, ये काम चलता रहेगा। रीडिजाइन द नॉलेज बेस बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज, मतलब अब किस काम के लिए यूज हो रहा है हमारा कस्टम एजेंट, उस काम के लिए हमें उसमें अपडेटिंग करते रहेंगे। तो ये जो है हमारा फेज 5 का क्या मतलब है कि उसमें कंटिन्यूड इवोल्यूशन होता रहेगा हमारे कस्टम एजेंट में। द इंक्यूबेटर दैट बिल्ड द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड नाउ इम्प्रूव्स इट, यानी कि इंक्यूबेटर यानी कि हमारा क्लाउड कोड जिसने हमारा स्पेशलाइज्ड एजेंट बनाया था जो कि हमारा कस्टम एजेंट है हमारा व्हाट्सएप वाला, उसको तो बना दिया। अब उसका काम क्या है, अब उसका काम है उसी को इम्प्रूव करते रहना। एंड बिल्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन, और एक दूसरी जनरेशन बना देना। तो हमने 5 फेजेस इसके कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको अपनी जो है एक एग्जांपल देके इसको 5 फेजेस को समझाया। द एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम, अब ये क्या बोल रहे हैं, द एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम, इसकी छोटा सा इसको समझ लेते हैं। दिस एवोल्यूशनरी मॉडल इज व्हाट वी कॉल द एजेंट फैक्ट्री। ये जो हमारा हमने पढ़ा है इसको पढ़ते हैं जनरल एजेंट्स आर द फैक्ट्री फ्लोर। ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई इसकी मिसाल जनरल एजेंट्स की ऐसे लें कि जनरल एजेंट जो है फैक्ट्री फ्लोर है, यानी कि एक फैक्ट्री का फ्लोर है। सही है, जहाँ पर जो है रॉ रिक्वायरमेंट जो है ट्रांसफॉर्म होती है फंक्शनल सॉल्यूशन में। किसके जरिए, एक्सप्लोरेशन के जरिए और आइटरेशन के जरिए। कस्टम एजेंट्स आर द प्रोडक्ट्स, कस्टम एजेंट जो है वो असल में प्रोडक्ट है। यहाँ क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स दैट शिप टू प्रोडक्शन एंड सर्व यूजर्स एट स्केल्स, यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड सिस्टम होते हैं जो आपके कस्टमर को सर्व करते हैं। द फैक्ट्री नेवर स्टॉप, ये जो फैक्ट्री है कभी नहीं रुकती। फैक्ट्री मतलब जनरल एजेंट जो है हमारे फ्लोर है, एक फैक्ट्री है, वो क्या कर रहे हैं हमारे कस्टम एजेंट को बना रहे हैं और बनाते ही जा रहे हैं, उसको अपडेट ही करते जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये फैक्ट्री कभी रुकती नहीं है। ईच प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट जनरेट्स डेटा, हर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट जो है डेटा जनरेट करती है। यानी कि हमने एक एजेंट बनाया, अब उसका डेटा जनरेट होगा ना, ये वो क्या करेगा, डेटा डेट फीड्स बैक इनटू द इंक्यूबेटर स्पॉनिंग इम्प्रूवमेंट्स एंड न्यू स्पेशलिस्ट, यानी कि इस नॉलेज की मदद से, इस डेटा की मदद से न्यू स्पेशलिस्ट जो है हमारे जो आगे बनने वाले हैं, नए एजेंट जो हम जो स्पेशलाइज्ड बनाएंगे उनके लिए वो डेटा कारगर साबित होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी। तो एक डायग्राम भी बना हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इंक्यूबेटर बनाता है हमारा कस्टम एजेंट को, हम जो है फिर उसको यूजर से सर्व करते हैं, मतलब हम यूजर्स को दे देते हैं। अब इसका जो फीडबैक आता है यूजर्स की तरफ से, इसको ऐसे समझे, ये हमारा जनरल एजेंट है, इसने स्पेशलाइज्ड को बनाया। अब स्पेशलाइज्ड जो है वो सर्व करेगा किसको, जिसकी खिदमत करेगा यूजर्स की, उसकी खिदमत करी। अब यूजर्स जो है इसको यूज कर रहे हैं, सही है, डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं कस्टम एजेंट को, इसको यूज नहीं कर रहा है जनरल एजेंट को, इसको यूज कर रहे हैं कस्टम एजेंट को। अब इसको यूज तो कर रहे हैं, अब यूज करते हुए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सी भी आती रहेंगी, तो ये यूजर जो है इसको बताता रहेगा कि ये आपके पास मसला है, इसको सही करके दोबारा दो। अब जो काम हो रहा होगा बीच में उसकी सारी डिटेल जो है यहाँ जारी होगी जनरल एजेंट के पास दोबारा से, ऐसा फीडबैक, यानी कि फीडबैक लूप हो जाएगा कि भाई ये फीडबैक है। अब ये इसको फीडबैक देगा, अब ये अपने पास से एक्सप्लोरेशन करेगा, अपना दिमाग चलाएगा, उस एजेंट को बेहतर और तरीके से बेहतर बनाता जाएगा। तो ये मैंने आपको द एजेंट फैक्ट्री का पैराडाइम समझा दिया। यानी कि पैटर्न्स, फेलियर्स, न्यू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि नई रिक्वायरमेंट्स इसको बताएगा, इसमें आ जाएगी काबिलियत। फेलियर्स बताएगा, इसके फेलियर्स सही हो जाएंगे। पैटर्न्स बताएगा, इसके पैटर्न्स और सही हो जाएंगे। तो दिस इज वाई क्लाउड कोड इज इन जस्ट अ कोडिंग टूल, यानी कि इसी वजह से हमारा क्लाउड कोड जो है
सिर्फ एक कोडिंग टूल नहीं है, इट्स एन एजेंट फैक्ट्री। ये एक एजेंट फैक्ट्री है। इट builds the custom agents you will learn to construct in parts 5-7 of this book। यानी कि ये कस्टम एजेंट इस तरीके से बनाता है जो आप बनाना सीखोगे कहाँ पर, पार्ट 5 और 7 में इस बुक के। अभी हम पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 में है, यानी कि बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो पार्ट 5 में जा रहे हैं, पार्ट 5 और 7 में हम इसको बनाना सीखेंगे। अभी इसी को ऊपर से पढ़ रहे हैं अभी हम इसको, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ रहे हैं अभी हम। सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी हम अच्छी तरीके से बना पाएंगे, तो ये समझना ज़रूरी है। रिकॉग्नाइजिंग योर करंट स्टेज। अब हमने क्या करना है, अपना जो स्टेज है अभी हम कहाँ खड़े हैं इसको पहचानना है। हाउ डू यू नो विच स्टेज यू आर इन। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम कौन से स्टेज में हैं। आस्क योरसेल्फ दिस डायग्नोसिस क्वेश्चन। हम अपने आप से ही ये सवाल पूछेंगे। कौन से सवाल, ये सवाल है। यू आर इन इंक्यूबेशन, यूज जनरल एजेंट व्हेन, यानी कि जनरल एजेंट्स कब यूज करना है, जब हम श्योर नहीं हो कि सॉल्यूशन क्या है अभी तक। यू नीड एक्सप्लोरेशन नॉट एग्जीक्यूशन, यानी कि कोई काम हमें करना है लेकिन हमें पता नहीं है कैसे करना है, तो हमें कोई क्या यूज करना पड़ेगा, जनरल एजेंट यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग एज आई लर्न मोर, यानी कि हम जो है कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो है रिक्वायरमेंट जो है चेंज होती रहती है, तो इस वजह से हमें जनरल एजेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिस्कवर करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को। सही है। तीसरी चीज है, आई नीड टू ट्राई मल्टीपल अप्रोचेस टू सी व्हाट वर्क्स, यानी कि मल्टीपल अप्रोचेस हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सा काम करता है। आइटरेशन इज मोर वैल्यूएबल देन ऑप्टिमाइजेशन। सही है, मतलब और ज़्यादा अप्रोचेस करने के लिए, जैसे कि हमारा कोई काम हैगा, अब उसके और ज़रा है काम उसी काम को सरंजाम देने के, ये चीज़ सर्च करने के लिए जनरल एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे। दिस इज़ अ वन ऑफ और इंटरनल टूल, इट वॉन्ट रन थाउजेंड ऑफ टाइम्स, सो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इज इट वर्थ इट। आई एम डूइंग समथिंग नोवेल, नो एग्जिस्टिंग पैटर्न अप्लाइज, यू नीड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत हो, मतलब खोज की ज़रूरत हो, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत हो, तो हम क्या काम करेंगे, हम जनरल एजेंट को यूज़ करेंगे। तो इसने बता दी 1 2 3 4 5 पॉइंट सही हैं। ठीक है, यू आर रेडी फॉर स्पेशलाइजेशन बिल्ड कस्टम एजेंट व्हेन, ये तो हमारी चीज़ हो गई, लेकिन हम स्पेशलाइज एजेंट को कब बनाएंगे, जब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो, यानी कि आई कैन प्रिसाइसली डिफाइन व्हाट दिस एजेंट शुड डू, यानी कि हम कोई अगर एजेंट बना रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा एजेंट असल में क्या करेगा। अगर आपको ये मालूम है तो आप एजेंट बना सकते हैं, कस्टम एजेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो है इस एजेंट की आपके पास क्रिस्टलाइज्ड क्लियर हो, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दिस विल रन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टाइम, यानी कि आपको कोई ऐसा एजेंट बनाना है जो बहुत ज़्यादा दफ़ा काम करेगा आपके लिए, तो आपको जो है कस्टम एजेंट बनाना पड़ेगा। जनरल एजेंट यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तीसरी चीज़ है, यूजर्स डिपेंड ऑन कंसिस्टेंट बिहेवियर, यानी कि आपका जो यूज़र है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है, मतलब आपको आपके यूज़र को एक जैसे ही जवाब चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिव आंसर्स अगर नहीं चाहिए, यानी कि आपको ही अगर चाहिए बहुत ज़्यादा एक जैसे जवाब, तो आपको जो है कस्टम एजेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है। तीसरी चीज़ नहीं, चौथी चीज़ है, आई नीड टू इन्फोर्स स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स, सेफ्टी एंड गवर्नेंस रिक्वायर हार्ड लिमिट्स नॉट सजेशंस। ये वो आ गई सेफ्टी वाली बात, कि आपको अगर जो है जल्दी सेफ्टी चाहिए, किसी में बहुत ज़्यादा अच्छी सेफ्टी चाहिए, तो आपको कस्टम एजेंट बनाना पड़ेगा। कॉस्ट एंड लेटेंसी मैटर, यानी कि आपको सस्ता चाहिए तो भी आपको कस्टम एजेंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो है ऊपर ऊपर की बातें बता दी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी पड़ेंगे हैं। द इनक्यूबेटर जनरल एजेंट्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसमें। अब इसको जो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नीचे वाले हैं, यहाँ से 9 से, ये भाई ऐसे ही है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यहाँ पे ध्यान दे देते थोड़ा सा। इवोल्यूशन समरी टेबल, इसको क्या करते हैं, इंक्यूबेटर क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, पॉइंट्स लिखे हुए सही ना,
डिस्कवर करता है, इंक्यूबेटर यानी कि जनरल एजेंट, प्रोटोटाइप, फ्लेक्सिबल, हाई कॉस्ट पर रिक्वेस्ट, ह्यूमन इन द लूप गवर्नेंस। स्पेशलाइज्ड क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है हमारे काम को, स्केल करता है, गवर्न करता है, डिटर्मिनिस्टिक करता है, ऑप्टिमाइज कॉस्ट है, मतलब कम कॉस्ट है, बिल्ट इन गार्डियल्स है, इसके अपने ही गार्ड्स हैं, बिल्ट इन गार्डियल्स हैं, सही है। तो आगे जाके जो है इसने बताई हुई है कि एआई में कितने पैसे लगाए गए हैं और 2025 में क्या आया ऐसा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बुक के ऊपर वाले चैप्टर्स में लिखी है। मैं आपको डायरेक्ट नीचे आके पढ़ा रहा था। ये जो ऊपर जो लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें मेरे चैट जीपीटी ने नीचे करके लिखी है, क्योंकि मैंने उसको बोला था ये मेन टॉपिक है वो ऊपर करके रखना। तो मेन टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इस पार्ट के, यानी कि हमने चैप्टर नंबर 1 के इस पार्ट के मेन टॉपिक्स सभी पढ़ लिए हैं। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आप कोशिश करें खुद पढ़ें, या फिर आप चैट जीपीटी को दे दें, वो आपको बता देगा, सही है। बाकी फेक आ गए, यानी कि फेक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आ गए। बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। और मैंने आपको जो है बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं, मेंटल मॉडल वगैरह बता दिया है, ये बताया नहीं है, मतलब ये ऊपर ऊपर बता दिया मैंने, सही है। सही है, मतलब इस पार्ट का जो मेन हिस्सा था ना, कस्टम एजेंट और जनरल एजेंट, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी और आपको इसको एक्सप्लोर करना है तो आपको बुक खोलनी पड़ेगी और इसमें डीप डाइव करनी पड़ेगी, इसमें गोते लगाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बुक है ये। तो ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मैंने अगली वीडियो बनाई इस बुक पर तो इंशाअल्लाहुल करीम ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।